नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय भोलेनाथ। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आप सभी मित्र बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी स्त्री अपने पति से झूठा प्रेम करती है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि आखिर वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति से झूठा प्रेम करने का दिखावा करती है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय बंधुओं, रत्नदीप शहर में चंद्रभूषण नाम का एक राजा रहा करता था, जिसका उदयभान नाम का एक राजकुमार था। राजकुमार उदयभानु को अपने ही पिता के मंत्री के बेटे सत्यसेन से गहरी दोस्ती थी। वह हर समय साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमने जाते और साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। दोनों ने घोड़े सजाए और पहाड़ों के बीच वादियों में चल दिए। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा, एक बड़ा ही रमणीय उपवन है। उसमें एक तालाब है जिसमें सुगंधित जल भरा हुआ है, जिसके चारों ओर गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। बगीचा इतना मनोहर था कि मन कर रहा था इसी बगीचे में बस जाओ। उन्होंने तालाब में हाथ मुंह धोए जलपान किया। उसके बाद मंत्री का बेटा एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। राजकुमार उदयभानु उस बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर बाग के इधर उधर भ्रमण करने लगा। इतने में देखता है कि उस बाग में एक सुंदर युवतियों का झुंड आया। शायद वह वहां के राजा की कन्या और उसकी सहेलियां थीं, जो सरोवर में स्नान करने आई थीं। उन सुंदर युवतियों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। जिस पर राजकुमार उदयभानु की नजर पड़ी तो बस वह उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट मार गया हो। वह उसके रूप को देखकर मोहित हो चुका था। राजकुमारी ने एक सुंदर नौजवान युवक देखा तो वह भी उसे देखती रह गई। वह भी उस सुंदर सजीले युवक की दीवानी हो चुकी थी। इतने साथियों के बीच में उसे राजकुमार से बातचीत करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार की ओर देखते हुए एक इशारा जरूर किया। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला और कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा और छाती से लगाकर पैरों में दबा दिया और अपनी सखियों के साथ अपने नगर को लौट गई। राजकुमार उदयभान उसके इशारे को समझ नहीं पाया। वह अत्यंत निराश होकर अपने मित्र सत्यसेन के पास चला गया, जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अपने मित्र को सारी बात बताई कि मित्र, अभी अभी एक सुंदर सी राजकुमारी भाग कर आई थी और मुझे लूट कर चली गई। उसने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन मैं उसके इशारे को समझ नहीं पाया। साथ में अन्य युवतियों के होने के कारण बातचीत का भी कोई अवसर नहीं मिला। मेरे प्रिय मित्र, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकूंगा। अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो उस राजकुमारी से मिलवाने का प्रबंध करो। मुझे तो अपना अता पता कुछ बताकर गई नहीं। राजकुमार को अत्यंत दुखी देखकर मंत्री के बेटे ने पूछा, अच्छा, यह बताओ, जाने से पहले उसने क्या इशारा किया था? तब राजकुमार कहता है कि मित्र, उसने अपने गजरे से एक फूल निकाला, उसे दांतों से कुतरा और सीने से लगाया और फिर पैरों से दबाकर चली गई। सत्यसेन कहने लगा, मित्र, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वह राजकन्या आपको अपना पता खुद दे चुकी है। आप उसे समझ नहीं पाए। उसने कमल फूल गजरे से निकालकर कान से लगाया। इसका अर्थ है कि वह कर्नाटक देश की रहने वाली है। उसने फूल को कुतरा, इसका अर्थ है कि वह दंत फूल राज्य की कन्या है। उसने फूल को सीने से लगाया, उसका अर्थ है कि उसने आपको अपने दिल में बैठा लिया। वह भी आपसे प्रेम करती है। कमल पुष्प पैर से दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पदम मुखी है। मित्रों, सत्यसेन की बात सुनकर राजकुमार उदयभान बड़ा प्रश्न हुआ। सोचने लगा कि अब तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। अब तो बस उसके देश में चलने की तैयारी करो। उसके बिना अब एक एक पल वर्षों जैसे लग रहा है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार वह दोनों मित्र घोड़ों पर सवार होकर एक राजकुमारी पदम मुखी के शहर को चल दिए। कई दिनों में घूमते फिरते वे दोनों राजकुमारी के शहर में पहुंच गए। उसी शहर में एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी सूत कात रही थी। दोनों मित्र ने उस बुढ़िया से कहा, हे मां, हम दोनों एक सौदागर हैं। एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करते हैं। कुछ दिनों रहने के लिए आपके घर में ठिकाना चाहते हैं। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, इसे तुम अपना ही घर समझो। जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन आराम से रहो। घर आया मेहमान भगवान का रूप होता है। मित्रों, उन दोनों की शक्ल सूरत देखकर बुढ़िया माई के हृदय में ममता उमड़ गई और वह राजा का बेटा और मंत्री का बेटा उस बुढ़िया के घर में ठहर गए। राजकुमार ने पूछा,
हे मैया, तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तुम्हारी गुजर बसर कैसे चलती है? तुम इसके अलावा और क्या काम करती हो? बुढ़िया कहने लगी। हे परदेशियों, मेरा एक बेटा है जो यहां के राजा दंतफुल के यहां नौकरी करता है। मैं राजकुमारी पदम मुखी की दाई हूं। अत्यंत बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं अपने ही घर पर रहकर सूत काटती हूं। जब भी मुझे अपने काम से फुर्सत मिलती है, मैं दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूं। मेरे खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब खुद कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, बुढ़िया की बात सुनकर दोनों मित्रों ने सलाह की कि भगवान ने हमें सही स्थान पर भेजा है। यह बुढ़िया हमारे बहुत काम आएगी। यही बातें विचार कर उन्होंने बूढ़ी माई को एक अरसफियों से भरी थैली दी और कहा, हे माई, जब कल तुम राजकुमारी के पास जाओ तो उससे कह देना, जो राजकुमार तुम्हें बाग में मिला था वह तुम्हारे शहर में ठहरा हुआ है। अगले दिन बुढ़िया अपने कार्य से फ्री होकर राजकुमारी के महल गई तो उसने राजकुमारी पदम मुखी को राजकुमार उदयभान के आने की खबर दी। मित्रों, हुआ क्या, जैसे ही बुढ़िया ने यह खबर सुनाई, राजकुमारी ने एकदम गुस्से में आकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर जोर से तमाचा मारा और बोली, जा, मेरे घर से निकल जा। प्रिय बंधुओं, बुढ़िया अपने गाल को पकड़े हुए राजकुमार और उसके मित्र के पास लौट आई और राजकुमारी के इस व्यवहार के बारे में उन्हें बताया। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ और कहने लगा, मित्र, राजकुमारी बड़ी उद्दंड मालूम पड़ती है। लगता है उसके माता पिता ने उसे संस्कार नहीं दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उसे दिल दे बैठा। राजकुमार को उदास देखकर मंत्री का बेटा सत्यसेन समझने लगा, मित्र, उदास ना हो। राजकुमारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप उसे उद्दंड कहो। उसने ऐसा करके तुम्हें एक संदेश भेजा है। उसने 10 उंगलियों को सफेद चंदन में भिगोकर बूढ़ी माई के गाल पे जो मारा है, उसका यह संकेत है कि अभी 10 दिन चंद्रमा और निकलेगा। इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। जब अंधेरा पक्ष शुरू हो जाए तब मैं आपसे मिलूंगी। यह सुनकर राजकुमार की जान में जान आई। मित्र, मैं तो घबरा ही गया था। प्रिय बंधुओं, दोनों मित्रों ने 10 दिन ठहरकर अंधेरा पक्ष होने का इंतजार किया। जब 10 दिन बीत गए तो उन्होंने एक अरसफियों की थैली देते हुए बूढ़ी माई को समझाकर फिर से राजकुमारी के पास भेजी। बुढ़िया ने जाकर राजकुमारी को राजकुमार उदयभान की खबर सुनाई। इस बार राजकुमारी ने केसर के रंग में 3 उंगलियां भिगोकर बूढ़ी माई के मुंह पर मारी और बोली, भाग जा यहां से। बुढ़िया ने आकर राजकुमार को फिर से उसके व्यवहार के बारे में बताया। राजकुमार फिर सुनकर हैरान रह गए, कहने लगा, मित्र, मुझे तो लगता है वह वास्तव में ही संस्कारहीन है और तुम उसके बर्ताव का गलत अर्थ निकाल लेते हो। मुझे लगता है कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। तब मंत्री का बेटा कहने लगा कि मित्र, परेशान ना हो, इस बार भी उसने कोई गलत नहीं किया। केसर में भिगोकर 3 उंगली मुंह पर मारने का अर्थ है कि वह इस समय मासिक धर्म से है। इस अवस्था में स्त्री का पुरुष से मिलना वर्जित होता है। इस समय मिलना तो दूर की बात, चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। उसने हमें यह संदेश भेजा है कि उसे ठीक होने में अभी 3 दिन लगेंगे, इसलिए शांत होकर 3 दिन और प्रतीक्षा कीजिए। उन मित्रों ने 3 दिन तक इंतजार किया। इधर राजकुमार की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 3 दिन के बाद फिर से उन्होंने बूढ़ी माई को भेजा। बूढ़ी माई ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, वे परदेशी आपसे मिलना चाहते हैं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। बेचारी बुढ़िया उदास होकर फिर लौट आई और राजकुमारी की करतूत उन दोनों को जाकर कही। राजकुमार बोला, मित्र, उसके इस तरह के आचरण का क्या अर्थ समझा जाए? सत्यसेन कहने लगा, मित्र, खुश हो जाओ। आज रात उसने तुम्हें अपने महल में बुलाया है। उसने यह संकेत भेजा है कि मेरे महल की पश्चिमी खिड़की से होकर ही आना। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार खुशी से उछलने लगा। रात होने पर उसने बुढ़िया के कपड़े पहने और पश्चिमी द्वार से राजकुमारी के पास पहुंच गया। राजकुमारी उसके स्वागत के लिए खिड़की पर तैयार खड़ी थी। जैसे ही वह पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी अपने कक्ष में ले गई। प्रिय बंधुओं, राजकुमारी दिन निकलने पर राजकुमार को अपने कमरे में छुपा देती थी और रात्रि होने पर उसे निकाल लेती थी। उधर उसका मित्र बुढ़िया के घर पर अकेला था। इस प्रकार राजकुमार को राजकुमारी के साथ रहते कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र सत्यसेन की याद आती है। सोचने लगता है कि मुझे राजकुमारी से मिलवाने वाला मेरा मित्र ही तो है और मैंने अपने सुखों के चक्कर में उसे अकेला छोड़ दिया। मैं कितना मतलबी हूं, मुझे अभी उसे मिलना चाहिए।
राजकुमार उदयभान अपने मित्र से मिलने के लिए झटपटाने लगा तो राजकुमारी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उससे एक पल के लिए भी कई दूर जाए। राजकुमारी ने राजकुमार को उदास देखा तो पूछने लगी, आप इतने व्याकुल क्यों हो? राजकुमार बोला, प्रिय, मैं दुनिया में हर चीज के बिना रह सकता हूं, मगर मैं अपने मित्र के बिना नहीं रह सकता। वह मेरा बचपन का सखा है। हर सुख दुख की घड़ी में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। भाई से बढ़कर वह मेरा ख्याल रखता है। प्रिय बंधुओं, अपने मंत्री के पुत्र से इतना प्रेम देखकर राजकुमारी को बड़ा बुरा लगा। सोचने लगी, इसका कमीना दोस्त तो हमारे प्रेम के बीच रोड़ा बन जाएगा। उसके रहते राजकुमार पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। इस मित्र रूपी रोड़ा को खत्म कर देना चाहिए। यही सोचकर राजकुमारी मीठी मीठी बातें करते हुए बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप अपने मित्र के लिए ज्यादा बेचैन हो तो लो, मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन बनाकर देती हूं। इससे अपने मित्र को प्यार से खिला देना और कह देना तुम्हारी भाभी ने बड़े ही प्यार से भेजा है। प्रिय बंधुओं, यह सुनकर राजकुमार उदयभान बड़ा ही प्रश्न हुआ। इधर राजकुमारी पदममुखी ने क्या किया कि भोजन बनाया और उस भोजन में जहर मिलवा दिया। भोजन लेकर राजकुमार को भेज दिया और कहा कि भोजन खिलाकर तुम जल्द ही लौट आना। मित्रों, राजकुमार को यह नहीं पता था कि राजकुमारी ने भोजन में जहर मिला दिया है। वह खुशी खुशी भोजन लेकर अपने मित्र के पास गया। काफी दिनों से वह दोनों एक दूसरे से अलग थे, इसलिए एक दूसरे से खुशी से मिले। पहले तो वह एक दूसरे के खूब गले लगे, उसके बाद बातचीत करने लगे। राजकुमार बोला, मित्र, मैंने राजकुमारी को जब तुम्हारे बारे में बताया तो वह बड़ी प्रश्न हुई। उसने अपने हाथों से तुम्हें भोजन बनाकर भेजा है। लो, भोजन कर लो। प्रिय बंधुओं, मंत्री का बेटा बड़ा ही चतुर था। उसने भोजन करने से पहले पास में बैठे एक कुत्ते को थोड़ा सा भोजन डाल दिया। वह कुत्ता भोजन खाते ही मर गया। यह देखकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया कि यह क्या हुआ। तब सत्यसेन कहता है कि मित्र राजकुमारी ने मुझे मारने के लिए यह भोजन भिजवाया था। इस भोजन को भिजवाने में उसका कोई प्यार नहीं था। राजकुमार पूछने लगा कि मित्र, उसने ऐसा क्यों किया? तब मंत्री का बेटा कहता है कि मित्र, उसके और तुम्हारे मिलन में मैं रोड़ा बन रहा था। तुम रहते जरूर उसके पास थे, परंतु तुम्हारा मन हर समय मुझसे मिलने को बेचैन रहता था और राजकुमारी नहीं चाहती थी कि उसका प्रेम बट जाए, इसीलिए उसने मुझे मारने का प्रयास किया। मैं मर जाता तो तुम पूरी तरह से उसके होकर रहते। मित्रों, यह सुनते ही राजकुमार का खून खोल उठा और कहने लगा, मित्र, ऐसी दुष्ट स्त्री का प्रेम पाकर मैं कभी भी चैन से नहीं रह सकूंगा। इसका प्रेम तो बड़ा ही घातक है। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। अब मैं उसके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। मंत्री का बेटा बोला, नहीं मित्र, इसके लिए हमने कई दिनों से अपना घर बार छोड़ रखा है। उसके बिना तो हम घर जा ही नहीं सकते। हम उसे अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ब्याह कर नहीं, उसे उसकी करनी का दंड देंगे। आज रात तुम उसके पास जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाएं जांघ पर अपनी तलवार का निशान बनाकर और गहने लेकर चले आना। मित्रों, सत्यसेन के समझाने के अनुसार ही राजकुमार ने पद्ममुखी की बाएं जांघ को तलवार से चिह्नित किया और गहने लेकर चला आया। उधर मंत्री के बेटे ने एक योगी का भेष बनाया और मरघट में जाकर बैठ गया। राजकुमार उदयभान को उसने गहने बेचने के लिए बाजार में भेज दिया और कहा कि कोई अगर तुम्हें पकड़ ले तो उसे कहना कि मेरे गुरु के पास जाओ, तब तुम उसे लेकर मेरे पास ले आना। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार मंत्री का बेटा साधु बनकर मरघट पे बैठ गया और राजकुमार गहने बेचने को बाजार में चला गया। उसने गहने एक सुनार को दिखाए। सुनार देखते ही पहचान गया कि यह गहने तो राजा की बेटी के मालूम पड़ते हैं। कई यह चोर चुराकर तो नहीं लाया। उसने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और राजकुमार को पकड़वा दिया। कोतवाल ने पूछा कि यह गहने तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? तो जवाब दिया, यह गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं, जो मरघट में दूनी रमाए बैठे हैं। प्रिय बंधुओं, अब तो कोतवाल ने मंत्री के बेटे को भी पकड़ लिया और दोनों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, महात्मा जी, यह गहने तुम कहां से लाए हो? तब योगी भेष मंत्री का बेटा कहता है कि महाराज, मैं कई दिनों से मरघट बैठा टाकनी की उपासना कर रहा था। कल टाकनी मेरे पास आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाएं जांघ पर तलवार का निशान बना दिया। मित्रों, गहने तो राजा पहचान चुका था, लेकिन यह गहने उसकी बेटी के हैं, उसे संदेह हुआ। वह तुरंत अपने महल में गया और अपनी रानी से कहकर पद्ममुखी की बाईं जांघ दिखवाई
तो सच में उसकी बाएं जांघ पर तलवार का निशान बना हुआ था। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसकी बेटी एक टाकनी है। वह चुपचाप योगी बाबा के पास आया और बोला, महाराज, धर्मशास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या प्रायश्चित बताया गया है? योगी ने बताया कि यदि महाराज तुम अपने राज्य की और अपनी खुशल चाहते हो तो अपनी बेटी को देश निकाला दे दो, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म बालक स्त्री, गाय और अपने आश्रय में रहने वाले का चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसीलिए तो अच्छा यह है कि आप अपनी बेटी को देश निकाला दे दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मित्रों, घबराकर राजा ने अपनी बेटी को डॉली में बैठाकर उसी दिन जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार उदयभान और मंत्री का बेटा तो इसी समय की ताक देख रहे थे। वे जंगल में राजकुमारी के पास गए और उसे अपने साथ लेकर अपने नगर में लौट गए और आनंद से रहने लगे। राजकुमार ने कहा, प्रिय, तुमने मेरे मित्र को विष भिजवाया था, वह भी मेरे हाथों से। इसलिए हमने तुम्हारी करनी का दंड दिया है, देश निकाला करवाकर। तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिजनों को ना देख सकोगी और ना ही उनसे मिल सकोगी। तब तुम्हें यह एहसास होगा कि अपनों से दूर रहने का गम क्या होता है। उस दिन तुम थोड़े से योग की वजह से मेरे मित्र को विष देकर मारना चाहती थी, जो हरदम मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता है। प्रिय बंधुओं, राजकुमारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बार बार अपने किए पर लज्जित हुई। मित्रों, कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने पति के हितैषियों को उनसे दूर करना चाहती है या उनका बुरा करना चाहती हो, वह स्त्री अपने पति की कभी हितैषी नहीं हो सकती है। जैसे पति के मां बाप, भाई बहन, वफादार मित्र आदि पति के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ये तो पति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। यदि पत्नी इनसे पति को दूर करना चाहती हो, जो स्त्री पति को इन लोगों से दूर करना चाहती हो, समझ लेना वह पत्नी झूठा प्रेम करती है, उसकी नीयत साफ नहीं है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखें।